अच्छा जी, हम अब अपने चैप्टर के आखिरी पड़ाव पे पहुंचते हैं। इसका कोई टेक्निकल नेम तो नहीं है, लेकिन हम अक्सर स्टूडेंट्स इसको रिवर्स वेरिएंसेस के नाम से जानते हैं। बेसिकली रिवर्स वेरिएंसेस नहीं, ये वेरिएंसेस की रिवर्स वर्किंग होती है। अभी तक हमने जितने सवाल किए, एग्जामिनर हमें डाटा देता था और डाटा से कहता था वेरिएंस कैलकुलेट करो, तो वो हमने बेताशा इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन कुछ कर लिए, मजीद भी आगे करेंगे, एक्टिविटीज कर ली। लेकिन एग्जामिनर की टेस्टिंग का एक और अंदाज भी होता है, वो हमें वेरिएंस की वैल्यू दे देता है और वेरिएंस से कहता है कि पीछे को वैल्यू निकालो। फॉर एग्जांपल वो मुझे प्राइस वेरिएंस देगा और कहेगा एक्चुअल प्राइस बताओ। वो ये मटेरियल का यूजेज वेरिएंस देगा और कहेगा मटेरियल की स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट बताओ। लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस देगा और कहेगा स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट बताओ। या लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस देगा, कहेगा एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस बताओ। मतलब रिवर्स वर्किंग। एक है डाटा से वेरिएंस कैलकुलेट करना और एक है वेरिएंस से डाटा कैलकुलेट करना। एग्जाम में हमें इस तरह का सवाल भी आता है। अच्छा, बाय द वे, इस सवाल के लिए कोई एडिशनल कोई रूल वगैरह तो है ही नहीं, बेसिक गाइडलाइन एक ही है। इसमें आपको एग्जामिनर एक वेरिएंस देगा, उस वेरिएंस का फार्मूला आपके ध्यान में याद होना चाहिए। भाई मुझे प्राइस वेरिएंस गिवन है क्वेश्चन में, तो प्राइस वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है वो पता होना चाहिए आपको। प्राइस वेरिएंस के फार्मूला में जो वैल्यूज यूज हुई हैं उनमें से कोई एक यूज डिटरमिन करनी होगी। एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी इज इक्वल टू प्राइस वेरिएंस। चार वैल्यूज आई ना इस इक्वेशन में। चार में से प्राइस वेरिएंस गिवन है, बाकी तीन रहेगी, तीन में से कोई और दे देगा आपको और आखिरी वैल्यू इक्वेशन सॉल्व करके निकालनी होती है हमने। ये बेसिक असूल है। हमें वेरिएंस को एज इक्वेशन लिखना है, उसमें जो वैल्यूज अवेलेबल है वो डाल देनी है, जो मिसिंग है उसको एज इक्वेशन सॉल्व कर लेनी है। बट जिंदगी बात का इतनी आसान होती नहीं है, बात का क्या हर दफा इतनी आसान नहीं होती। ये बेसिक असूल है। लेकिन बाज़ औक़ात आपको रिक्वायर्ड वैल्यू पे पहुंचने के लिए दो तीन फार्मूलाज पे जंप लगानी पड़ती है। पहले इस फार्मूला से, फिर इधर, इधर से इधर, ये रिक्वायर्ड वैल्यू आंसर यहां से निकलेगा। तो ये ख्याल रखना है, हमें एक वैल्यू डिटरमिन करने के लिए एक से ज्यादा फार्मूलाज वही होंगे जो आपने सीखे हुए, कोई नई नहीं है, वही वेरिएंसेस के फार्मूलाज हैं। उन्हीं को इस्तेमाल करके, उन्हीं से प्ले ऑफ करके हमने अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू तक पहुंचना होता है। लेकिन यहां पर वो बात आती है जो मैंने कहा था, वेरिएंसेस के फार्मूले रटने नहीं है, कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करने। कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड किए होंगे तो रिवर्स वेरिएंसेस का सवाल कर पाओगे। अगर रटे होंगे तो सीधे वेरिएंसेस का सवाल तो शायद हो जाएं, रिवर्स वेरिएंस पे आके आप फंस जाओगे, ये आपसे मैनेज नहीं होंगे। ठीक है जी। तो जनाब हम रिवर्स वेरिएंसेस की मैं कुछ इलस्ट्रेशन आपसे शेयर करूंगा ताकि ये जो प्रिंसिपल है जो मैंने आपको कैलकुलेशन का दिखाया इसको डेमोन्स्ट्रेट कर दूं। बाकी इसमें काफी इलस्ट्रेशन आपको होम एक्टिविटी के तौर पर अवेलेबल होंगी। छोटी छोटी सी इलस्ट्रेशन है, आप कर लेंगे तो आगे एग्जामिनर क्वेश्चन में इंशाअल्लाह आसानी रहेगी। तो रिवर्स वेरिएंसेस की पहली एक्टिविटी हम देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 35। अच्छा जी, इलस्ट्रेशन नंबर 35। तो इलस्ट्रेशन नंबर 35 पे आई है जनाब, रिवर्स वेरिएंसेस की पहली एक्टिविटी। जरा तवज्जो से एक दो इलस्ट्रेशन देख लेंगे, मेरे साथ आप फॉलो कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आपको जो इसमें केयर है एक्स्ट्रा वो पता लग जाएगी और आगे इंशाअल्लाह आपको दिक्कत नहीं होगी। इलस्ट्रेशन नंबर 35 ये लीजिए जी, पहली इलस्ट्रेशन आ गई हमारे सामने। कैलकुलेट एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल परचेज्ड इन द पीरियड। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल परचेज्ड। स्टैंडर्ड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑफ मेकिंग प्रोडक्ट Z is 40, consisting of 8 kg of material at 5 rupees per unit. During one period 1250 kg of material were purchased and the direct material price variance was 500 वर्स। अब जरा देखिए हम सोचते कैसे हैं। हमसे उसने कहा है कि आप बताइए एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल परचेज। अब डायरेक्ट मटेरियल जो खरीदा गया उसकी कॉस्ट बताइए। जो मटेरियल खरीदा गया उसकी कॉस्ट निकालने के लिए सिंपल कैलकुलेशन होती है, क्वांटिटी परचेज इनटू प्राइस। एक्चुअल कॉस्ट चाहिए तो एक्चुअल क्वांटिटी परचेज इनटू एक्चुअल प्राइस, यहां से हमारा एक्चुअल कॉस्ट की वैल्यू हमें मिलेगी। हम कर रहे हैं जी इलस्ट्रेशन नंबर 35। हमारी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज हमसे मांगी गई है, वो हम कैलकुलेट करते हैं
एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड मल्टीप्लाइड विद एक्चुअल प्राइस। अच्छा जी, एक्चुअल क्वांटिटी परचेज तो क्वेश्चन में मुझे रेडीली अवेलेबल है। कितनी है जी? 1250 केजी। एक्चुअल प्राइस इज मिसिंग। ये है वो रिवर्स वेरिएंस वाली कहानी कि मुझे एक्चुअल प्राइस नहीं दी गई, इंस्टेड मुझे स्टैंडर्ड प्राइस और प्राइस वेरिएंस दे दिया गया है। तो इस डाटा की मदद से मैं एक्चुअल प्राइस मेजर करूंगा। ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पे मुझे प्राइस वेरिएंस दिया गया है, तो इसका मतलब प्राइस वेरिएंस का फार्मूला मुझे इस्तेमाल करना है। प्राइस वेरिएंस का फार्मूला आपको जब मैं पढ़ा रहा था प्राइस वेरिएंस, तो मैंने कहा था भी एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड कर दो, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फेवरेबल एडवर्स ही देखना है ना। लेकिन जब हम रिवर्स वेरिएंसेस पे आते हैं ना तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि रिवर्स वेरिएंस पे तो मैंने इक्वेशन को सॉल्व करना है ना। रिवर्स वेरिएंस में तो मैंने इक्वेशन सॉल्व करना है। इक्वेशन सॉल्व करते हुए तो साइन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं भाई। यहां पे इक्वेशन सॉल्व करते हुए फेवरेबल एडवर्स से इक्वेशन सॉल्व नहीं होती, वहां पे साइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब यहां पे मुझे ख्याल रखना है कि मैं एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड करूं या स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल करूं, इस पे मुझे जरा मुहतात रहना है। एंड द गाइडलाइन इज, एक गाइडलाइन है भाई, इसको आप आसानी से जरा हल कर लोगे इसकी मदद से। गाइडलाइन इज कि आपने हाई वैल्यू माइनस लो वैल्यू करनी है। फार्मूले में आपको पता है ना, हमेशा वेरिएंसेस में दो वैल्यू का फर्क लिया जाता है। यूजेज वेरिएंस है तो क्वांटिटी का फर्क लिया जाएगा, एफिशिएंसी वेरिएंस है तो आवर्स का फर्क लिया जाएगा, प्राइस वेरिएंस है तो प्राइस का फर्क लिया जाता है। गाइडलाइन ये याद रखो भाई, जब हमने अब रिवर्स वेरिएंसेस में फार्मूला लिखना है तो हमने हाई वैल्यू माइनस लो वैल्यू करनी है। जैसे मैंने कहा, मेरा प्राइस वेरिएंस का फार्मूला यहां चलना है, एक्चुअल प्राइस और स्टैंडर्ड प्राइस का फर्क लेना है। अब इसमें से हाई वैल्यू कौन सी है? क्या एक्चुअल प्राइस हाई है या स्टैंडर्ड प्राइस हाई है? बिल्कुल ठीक है जी। एडवर्स वेरिएंस का मतलब एक्चुअल प्राइस। तो मेरा प्राइस वेरिएंस का फार्मूला जो यहां पे इस्तेमाल होगा वर्किंग वन में, मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी परचेज। प्राइस वेरिएंस 500 है। अब मुझे एडवर्स फेवरेबल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इक्वेशन बना रहा हूं, और इक्वेशन मैंने हाई माइनस लो कर दिया ना, तो ये पॉजिटिव वैल्यू ही आ रही है। हाई माइनस लो किया तो पॉजिटिव है, लो माइनस हाई करता तो नेगेटिव आ जाती। तो हम पॉजिटिव चलते हैं इस गाइडलाइन के मुताबिक। एक्चुअल प्राइस मुझे डिटरमिन करनी है, स्टैंडर्ड प्राइस मेरी है 5 और एक्चुअल क्वांटिटी परचेज 1250। सॉल्व इट फॉर एक्चुअल प्राइस। 5.4 मेरी एक्चुअल प्राइस आ गई। लीजिए जी 5.4 यहां फीड कीजिए। एक्चुअल क्वांटिटी परचेज, कॉस्ट ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी परचेज 6750 रुपीज। लीजिए जी इलस्ट्रेशन 35। ये गाइडलाइन याद रखिएगा, हमें वेरिएंस के फार्मूला से मिसिंग वैल्यू निकालनी है, और वेरिएंस का फार्मूला लिखते हुए हम इस गाइडलाइन को फॉलो करेंगे, हाई वैल्यू माइनस लो वैल्यू, क्योंकि हर वेरिएंस के फार्मूले में दो वैल्यूज का फर्क लिया जाता है, वो कोई भी वेरिएंस होगा। रिवर्स वेरिएंसेस में हाई माइनस लो का ख्याल रखें। अगर हाई माइनस लो नहीं करेंगे, लो माइनस हाई कर रहे हो, तो यहां पर नेगेटिव लगाना पड़ेगा। मैथमेटिकल लॉजिक है, कोई लंबा चौड़ा हिसाब नहीं है ये। इलस्ट्रेशन 35 हमने सॉल्व की जनाब। एनी क्वेश्चन? इलस्ट्रेशन 36 भी देखते हैं जी, एक और छोटी सी इलस्ट्रेशन। रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड in the period. Actual quantity material used. The standard direct material cost of product X is 42 रुपए। स्टैंडर्ड कॉस्ट है एक प्रोडक्ट की, कैसे बनी है? 12 kg ऑफ मटेरियल 3.5 पर kg के हिसाब से। यह स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट है, यह स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल पर kg है। ड्यूरिंग अ पीरियड व्हेन 400 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट X वर मेड, डायरेक्ट मटेरियल यूजेज वेरिएंस वाज 1260 favorable. Requirement actual quantity of direct material used.
अच्छा जी, हमें यूजेज वेरिएंस का फार्मूला गिवन है, यूजेज वेरिएंस की वैल्यू गिवन है, तो यूजेज वेरिएंस का फार्मूला इस्तेमाल होना है भाई। और यूजेज वेरिएंस के फार्मूला में ही एक्चुअल क्वांटिटी यूज आती है, क्योंकि यूजेज वेरिएंस क्या होता है? एक्चुअल क्वांटिटी यूज, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन का डिफरेंस इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। अच्छा जी, अब लेकिन फार्मूला मैंने एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी करना है या स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल करना है? फेवरेबल वेरिएंस का मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी ज्यादा है, ठीक हो गया। तो जनाब हम यहां पे अब फार्मूला लेके आते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 36। इसमें हम मटेरियल यूजेज वेरिएंस का फार्मूला लेके आएंगे और ये फार्मूला रहेगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। यूजेज वेरिएंस मेरा 1260 रुपए है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, मेरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन है जी 400 यूनिट्स इंटू 12, 400 इंटू 12, ये मेरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन है। माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इज माय मिसिंग फिगर, स्टैंडर्ड प्राइस इज 3.5। सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर एक्चुअल क्वांटिटी। 35 ट्रिपल 440 kg, this is the actual quantity used. इक्वेशन को सॉल्व करके देख लीजिए, एक्चुअल क्वांटिटी यूज हमारी यूजेज वेरिएंस के फार्मूला से 4440, ठीक है जी। Illustration 38. Calculate the actual quantity of product K that was produced. Actual production बताइए। Illustration 38. In a standard absorption costing system, the standard fixed production cost per unit of product K is 72. This represents 6 hours at 12 per hour. ये आपके स्टैंडर्ड लेबर आवर्स पर यूनिट है, ये आपका फिक्स प्रोडक्शन का OAR पर आवर है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट 12 इंटू 6 72। द बजटेड प्रोडक्शन वॉल्यूम इन द पीरियड वाज 10,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट के। द फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस वाज 25,200 फेवरेबल। कैलकुलेट एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट के दैट वाज प्रोड्यूस्ड। हमें वॉल्यूम वेरिएंस दिया गया है, तो वॉल्यूम वेरिएंस के फार्मूला से एक्चुअल क्वांटिटी यूज निकलेगी। वॉल्यूम वेरिएंस जरा याद कीजिए, किन दो वैल्यूज का फर्क होता है? बजटेड ओवरहेड एंड एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। वॉल्यूम वेरिएंस हमारा बजटेड ओवरहेड एंड एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड का फर्क होता है। बजटेड ओवरहेड में यूज होते हैं बजटेड वॉल्यूम और एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड की कैलकुलेशन में यूज होता है एक्चुअल वॉल्यूम। वॉल्यूम वेरिएंस फेवरेबल का मतलब क्या है? एक्चुअल वॉल्यूम वेरिएंस फेवरेबल का मतलब है एक्चुअल वॉल्यूम बजटेड से ज्यादा है, हमने टारगेट से ज्यादा प्रोडक्शन की, ठीक है। और जब एक्चुअल वॉल्यूम ज्यादा है तो इसका मतलब एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड बजटेड ओवरहेड से ज्यादा है। जरा तवज्जो से, हमारा जो FH वॉल्यूम वेरिएंस का फार्मूला होता है वो बजटेड और एब्जॉर्ब्ड का डिफरेंस होता है, और वॉल्यूम वेरिएंस फेवरेबल होने का मतलब है कि एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा है और एक्चुअल प्रोडक्शन हमारी एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड में यूज होती है। इसका मतलब हमारा फार्मूला बनेगा एब्जॉर्ब्ड ऑफ एच माइनस बजटेड FOH। याद करो ना भाई, डायग्राम क्या थी हमारी? एक्चुअल FOH, फिर हमने कहा था बजटेड FOH, फिर हमने कहा था एब्जॉर्ब्ड FOH।
एब्जॉर्ब्ड ऑफ व्हिच कहां से आते हैं? हमने कहा था दो तरीके होते हैं निकालने के, एक एक्चुअल एक्टिविटी इनटू ओआर पर यूनिट, दूसरा स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू ओआर पर आवर। इस केस में हमारे पास हमें स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट अवेलेबल है ना, तो मैं इसको इस फॉर्मूले पे ले जाऊं, मैं कहता हूं भाई ये मेरी एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू ओआर है। बजटेड ओवरहेड क्या होते हैं? बजटेड प्रोडक्शन इनटू ओआर। ओआर तो दोनों में कॉमन है ना भाई, ओआर तो दोनों में कॉमन है। और अगर वॉल्यूम वेरिएंस फेवरेबल है, इसका मतलब प्रोडक्शन एक्चुअल प्रोडक्शन बजटेड से ज्यादा है, और जब एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा है तो इसका मतलब ये वैल्यू ज्यादा है। तो मेरा वॉल्यूम अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड माइनस बजटेड ओवरहेड बनेगा, क्योंकि मैंने कहा हाई वैल्यू माइनस लो वैल्यू करनी होती है। ये फार्मूला बन गया, अब इसमें वैल्यू डालो। वॉल्यूम वेरिएंस कितना है भाई? 25,200। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड होता है एक्चुअल प्रोडक्शन, लेट्स मेक इट एक्स, मल्टीप्लाइड विद ओआर पर यूनिट 72, माइनस बजटेड ओवरहेड्स इंटू बजटेड प्रोडक्शन। बजटेड प्रोडक्शन 10,000 इंटू 72। लीजिए जी, सॉल्व इट फॉर एक्स, ये मेरी एक्चुअल प्रोडक्शन आ जाएगी। जी बेटा 10,350 यूनिट्स, और ये नजर भी आ गया भाई बजटेड से ज्यादा है इसलिए फेवरेबल है। 350 यूनिट्स बजटेड प्रोडक्शन से ज्यादा है, इट इज फेवरेबल। बेसिक, हम जिस वेरिएंस की वैल्यू गिवन है उसका फार्मूला लाएंगे। फार्मूला लाते हुए हमने ख्याल रखना होता है कि हाई वैल्यू माइनस लो वैल्यू, ये कॉन्सेप्ट हमारा चलेगा। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड इस फार्मूला में हाई हैं, बजटेड ओवरहेड इस फार्मूला में लो हैं, क्योंकि ये फेवरेबल वॉल्यूम वेरिएंस आ रहा है। तो हमने एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड माइनस बजटेड ओवरहेड किया और यहां से एक्चुअल प्रोडक्शन की फिगर एक्सट्रैक्ट कर ली। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? रिवर्स वेरिएंसेस पे हम काम कर रहे हैं। अच्छा जी, इलस्ट्रेशन 42 देखते हैं जी जरा। 58 के बाद इलस्ट्रेशन 42 रिक्वायरमेंट है जी दो। कैलकुलेट द फॉलोइंग: एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड इन द पीरियड एंड एक्चुअल प्रोडक्शन वॉल्यूम इन द पीरियड। मतलब एक्चुअल यूनिट्स कितने बनाए और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कितने हैं। Business, a business has budgeted to produce and sell 5,000 units of its single product. Produce and sell 5,000 बना के बेचने हैं जी। Standard cost per unit is as follows: material, labor, variable overhead, fixed overhead 0.8 rupees. ये standard cost per unit है। During the period following variances occurred: fixed overhead expenditure variance 600 adverse, fixed overhead volume variance 1800 favorable. Calculate the following: actual fixed overheads in the period and budgeted production volume in the period. अच्छा जी, हमें वेरिएंसेस निकालने हैं। वेरिएंसेस तो सॉरी गिवन है, हमें पहले निकालना है एक्चुअल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड की फिगर। तो एक्चुअल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड की फिगर हमारे किस वेरिएंस के फार्मूला में इस्तेमाल होती है भाई? हम जाहिर बात है उन्हीं फार्मूलाज की बात, उन्हीं वेरिएंसेस के फार्मूलाज की बात करेंगे जो वेरिएंसेस हमें क्वेश्चन में गिवन है। हमें दो वेरिएंसेस गिवन है, एक एक्सपेंडिचर और एक वॉल्यूम।
तो एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम वेरिएंस के फार्मूलाज में से एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड किस फार्मूला में इस्तेमाल होते हैं? एक्सपेंडिचर वेरिएंस। एक्सपेंडिचर वेरिएंस आपका एक्चुअल ओवरहेड्स और बजटेड ओवरहेड का डिफरेंस, ये होता है जी आपका एक्सपेंडिचर वेरिएंस। ये आपने पिछले सवाल में डील किया था वॉल्यूम वेरिएंस को। तो अभी उसने हमसे कहा जी एक्चुअल एक्सपेंडिचर बताओ, तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर वेरिएंस के फार्मूला में इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, हमें कहा गया एक्सपेंडिचर वेरिएंस एडवर्स है, इसका क्या मतलब? एक्चुअल ओवरहेड बजटेड से ज्यादा हैं। तो हम जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 42 में, इसके पार्ट 1 के लिए, वो होगा एफओएच एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फार्मूला, और ये कहलाएगा आपका एक्चुअल फेवरेबल एडवर्स एक्चुअल एफओएच माइनस बजटेड एफओएच। ये है जी फार्मूला जिसको हमें सॉल्व करना है, जिसकी मदद से हम एक्चुअल एफओएच की फिगर निकाल पाएंगे जो हमारी रिक्वायरमेंट है। एफओएच एक्सपेंडिचर वेरिएंस 600, एक्चुअल एफओएच एक्स, बजटेड एफओएच किधर है जी? बजटेड एफओएच, बजटेड एफओएच गिवन नहीं है, ओआर पर यूनिट है, बजटेड प्रोडक्शन है, तो बजटेड ओवरहेड कैसे आते हैं भाई? बजटेड ओवरहेड कैसे आएंगे? बजटेड प्रोडक्शन इंटू ओआर। बजटेड प्रोडक्शन 5000, ओआर इंटू 0.8, सॉल्व इट फॉर एक्स 4600, x is 4600, actual overhead is 4600. जी, इलस्ट्रेशन नंबर 42 का पार्ट 1, एक्चुअल ओवरहेड्स डिटरमिन करने को हमें कहा गया। तो एक्चुअल ओवरहेड 4600, हमने फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस के फार्मूला से इसको हल किया। जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा, इसका जो पार्ट बी है ये तो वही नहीं है पिछले सवाल वाला, एक्चुअल प्रोडक्शन वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम वेरिएंस का फार्मूला से निकालना, जैसे हमने पिछले इलस्ट्रेशन 38 की थी। तो बताइए जरा, बिल्कुल इलस्ट्रेशन 38 के अंदाज में इसको आपने करना है। वॉल्यूम वेरिएंस, एफएच वॉल्यूम वेरिएंस का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और वहां से एक्चुअल प्रोडक्शन निकालेंगे, बिल्कुल सेम अंदाज में जैसे इलस्ट्रेशन 38 मैंने आपके साथ सॉल्व की थी। सात हजार एक्चुअल प्रोडक्शन हमारी है 7250 यूनिट्स। जी, किसी बच्चे को दिक्कत, बिल्कुल सेम अंदाज में जैसे इलस्ट्रेशन 38 हुई, बिल्कुल उसी अंदाज में आपने ये सॉल्व करनी थी। इलस्ट्रेशन 42 का पार्ट 2।
जी एनी क्वेश्चन, किसी बच्चे को कोई हेल्प चाहिए पूछिए। एक छोटी सी एक्टिविटी और कर लीजिए। इलस्ट्रेशन 44 मुझे ज़रा करके दिखाइए। इलस्ट्रेशन 44 भी सॉल्व कीजिए ज़रा। इसमें आपसे कहा जा रहा है जी, हाउ मैनी स्टैंडर्ड लेबर आवर्स देयर वर पर यूनिट। स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट में निकालना है जी आपने। स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट निकालना है आपने यहां पे। तसल्ली से इसको सवाल को पढ़िए। आपको एक वेरिएंस क्वेश्चन में गिवन होगा, उस वेरिएंस की मदद से आप रिक्वायर्ड वैल्यू तक पहुंचेंगे। इलस्ट्रेशन 44 में आपको लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस दिया गया है जो कि एडवर्स है। इसका मतलब एक्चुअल आवर्स आर मोर देन द स्टैंडर्ड आवर। तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इज इक्वल टू एक्चुअल आवर्स माइनस स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। एफिशिएंसी वेरिएंस में स्टैंडर्ड रेट यूज किया जाता है। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस 52,000 है। एक्चुअल आवर्स 80 रुपए के हिसाब से 3,64,000 पे किए गए। तो एक्चुअल आवर्स कितने हैं? 4,550। स्टैंडर्ड आवर्स हम वर्कआउट कर लेते हैं और स्टैंडर्ड रेट 80। स्टैंडर्ड रेट 80 क्यों? रेट वेरिएंस निल है। बिल्कुल ठीक कहा जी, रेट वेरिएंस निल है तो इसका मतलब स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल रेट के बराबर है। तो यहां से स्टैंडर्ड आवर्स बताइए 30। इज इट द आंसर? नो। उसने कहा है स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट बताओ। ये तो होते हैं स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। तो इसको क्या करें? एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट से डिवाइड कर दो। 6500 से डिवाइड कर दो तो जनाब ये आपको मिलेंगे स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट। कितना जी? 0.6। जहां पे फार्मूला में जो स्टैंडर्ड आवर यूज होते हैं ये स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन होते हैं। ये स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन है। इनको एक्चुअल प्रोडक्शन से डिवाइड करेंगे तो स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट 0.6 आ जाएगा। दिस वाज द रिक्वायरमेंट। तो रिवर्स वेरिएंसेस का कॉन्सेप्ट मैंने आपसे शेयर कर लिया। इस बेसिक कॉन्सेप्ट पे अगर आप ग्रिप रखेंगे तो इंशाअल्लाह आगे अभी हम काफी सवाल देखेंगे पास पेपर में। सारे सवाल हल होंगे लेकिन इसी गाइडलाइन के मुताबिक हल होंगे। फार्मूला पिक करेंगे वेरिएंस का, फार्मूला की शेप डिसाइड करेंगे हाई वैल्यू माइनस लो वैल्यू करके, एंड देन वी विल रीच द टारगेट वैल्यू जो हमें डिटर्मिन करने को कहा गया। हम वहां पे पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। जी एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, इस चैप्टर की डिस्कशन हुई खत्म। अब है जी बारी पास पेपर्स की, जिसमें हमारे पास बेसिक वेरिएंसेस भी आएंगे, एडवांस वेरिएंसेस मटेरियल के भी आएंगे, रिवर्स वेरिएंसेस के सवाल भी आएंगे और ऑपरेटिंग स्टेटमेंट्स भी आएंगी। एंड वेरिएंसेस का एरिया प्रोसेस कॉस्टिंग के नॉलेज के साथ टेस्ट होके भी आएगा। जैसे हमने पिछला सवाल किया था उसमें वेरिएंसेस के एरिया में इन्वेंट्री वैल्यूएशन स्टोर लेजर कार्ड आ गया था ना, क्वेश्चन 1 किया था। इसी तरह एग्जाम लेवल क्वेश्चन में एडवांस क्वेश्चन जो आते हैं उनमें 2-2 टॉपिक्स मिलकर टेस्ट हो रहे होते हैं।
जैसे वेरिएंसेस में एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन होता है जिसमें प्रोसेस कॉस्टिंग का नॉलेज भी मिक्स कर दिया जाता है, तो वो सवाल भी हम देखेंगे इंशाअल्लाह आगे चलेंगे। तो वी हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो हमें करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम ऑलरेडी करके आए हैं, तो अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है हेक्सा लिमिटेड। हेक्सा लिमिटेड का जो नाम है ना, ये एग्जामिनर, आईकैप एग्जामिनर का वेरिएंसेस के क्वेश्चन के लिहाज से बड़ा फेवरेट नाम है, क्योंकि हमें हेक्सा लिमिटेड के नाम से कई सवाल मिलेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो आपने ये नहीं समझना हेक्सा का नाम, ये नहीं समझना कि सवाल पहले कर लिया वो छोड़ दिया। हेक्सा के नाम से कई सवाल हमें मिलेंगे इस चैप्टर में। तो जनाब पहला सवाल हम करते हैं हेक्सा के नाम से। रिक्वायरमेंट क्या है? Compute the profit for the month of December 2016 using standard marginal costing। स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत प्रॉफिट कैलकुलेट कीजिए। देन रिकंसाइल द प्रॉफिट कंप्यूटेड अबव विद द एक्चुअल प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग बाय इनकॉर्पोरेटिंग द रिलेटेड वेरिएंसेस। ये बेसिकली वही आपका सवाल ऑपरेटिंग स्टेटमेंट वाला सवाल आ गया, ठीक है जी। लेकिन उसने कहा रिकंसाइल किसको करो? मैंने आपको जो फॉर्मेट कहा था, मैंने कहा मार्जिनल कॉस्टिंग में जनरली हम शुरू करते हैं बजटेड कंट्रीब्यूशन से, खत्म करते हैं एक्चुअल प्रॉफिट पे। लेकिन यहां पे उसने अलग से बताया, उसने कहा जी एक्चुअल प्रॉफिट को एक्चुअल प्रॉफिट से रिकंसाइल करो। कंट्रीब्यूशन की कहानी बीच में उसने नहीं डाली, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट वो बदलता रहेगा। रिकंसिलिएशन का फॉर्मेट वो खुद हमें एग्जामिनर बताएगा, भाई इस तरीके से रिकंसिलिएशन शो करनी है। तो देखते हैं, कोई इश्यू नहीं इंशाअल्लाह में आएगा। और पार्ट सी है रिकंसाइल द एक्चुअल प्रॉफिट अंडर मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब ये देखिए, इस सवाल में करने के लिए आपको मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की ग्रिप चाहिए पूरी, क्योंकि यहां पे उसने ये बिल्कुल टिपिकल मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग चैप्टर का सवाल है कि मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट को एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट से रिकंसाइल करो। ये वो रिकंसिलिएशन है। ये मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट, स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट को एक्चुअल प्रॉफिट से रिकंसिलिएशन है वेरिएंसेस की मदद से। चलिए जी, हम सवाल पढ़ते हैं, फिर वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं, चीजें हैं क्या। Hexa Limited is using standard absorption costing system to monitor its cost. The management is considering to adopt a marginal costing system. Absorption से marginal पे जाने का प्लान कर रही है। In this respect, the following information has been extracted from the records for the month of December 2016. Actual as well as budgeted sale was 10,500 units and at those are per unit. एक्चुअल सेल्स और बजटेड सेल्स दोनों यही हैं, प्राइस भी और यूनिट्स भी। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट इज एज फॉलोज। डायरेक्ट मटेरियल 5 kg 158 के हिसाब से, डायरेक्ट लेबर 3 घंटे 150 के हिसाब से, प्रोडक्शन ओवरहेड फिक्स एंड वेरिएबल दोनों मिक्स हैं जी, 120 पर आवर के हिसाब से 3 से मल्टीप्लाई हुआ 360 आ गया। बजटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड 16,50,000। प्रोडक्शन एंड एक्चुअल कॉस्ट वर एज फॉलोज। प्रोडक्शन बजटेड थी 11,000, प्रोडक्शन एक्चुअल हुई 12,000 और एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट मटेरियल की हुई 58,000 kg 160 रुपए के हिसाब से, लेबर की हुई 35,000 घंटे 155 के हिसाब से, वेरिएबल ओवरहेड इनकर हुए 2975। अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड एक्सीडेड एक्चुअल ओवरहेड्स बाय 2 लाख। अप्लाइड ओवरहेड एक्चुअल ओवरहेड से 2 लाख ज्यादा थे। देयर वाज नो ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स वाज 1500 यूनिट्स। कैलकुलेट प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ 2016 यूजिंग स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग। एक बार फिर डाटा पढ़ लीजिए और फिर हम वन बाय वन रिक्वायरमेंट्स को एड्रेस करना शुरू करते हैं। रीड द डाटा अगेन।
अच्छा जी, हमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के तहत, स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत पीएनएल बनाने को कहा गया है। स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत पीएनएल बनाने से मुराद, देखें पीएनएल बनाने में डाटा इस्तेमाल क्या होता है। पीएनएल बनाने में एक तो हमें एक्टिविटी लेवल चाहिए होता, कितने यूनिट बनाए कितने बेचे, और दूसरा हमें प्राइस और कॉस्ट का हिसाब चाहिए होता है। जब हमसे कहा जाता है, जैसे इसके पार्ट ए में कहा गया है, कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर यूजिंग स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग, तो इसका मतलब होता है आपने जो एक्टिविटी लेवल लेना है, एक्टिविटी लेवल जो लेना है वो आपने लेना है एक्चुअल, और प्राइस और कॉस्ट का जो डाटा लेना है वो लेना है स्टैंडर्ड। ठीक है जी, ये याद रखिएगा। उसने आपसे कहा स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत पीएनएल बनाइए, सिर्फ पीएनएल नहीं कहा। अगर वो कहता ना पीएनएल बनाओ, तो इसका मतलब ये भी एक्चुअल ये भी एक्चुअल। जब वो कहेगा स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत पीएनएल बनाओ या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के तहत पीएनएल बनाओ, इसका मतलब एक्टिविटी लेवल आपने एक्चुअल लेना है, लेकिन जो पीएनएल, जो प्राइस एंड कॉस्ट है, वो आपने स्टैंडर्ड लेनी है। ठीक हो गया जी। तो इसका मतलब मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत पीएनएल बनाना है, तो वो मेरा बनेगा टोटल कंट्रीब्यूशन, जो कि होगा एक्चुअल सेल्स मल्टीप्लाइड विथ स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। यहां से मेरा एक्चुअल कंट्रीब्यूशन आएगा और इसमें से मैं लेस कर दूंगा फिक्स्ड कॉस्ट। कौन सी फिक्स्ड कॉस्ट? एक्चुअल या स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड। और स्टैंडर्ड से मुराद यहां पे बजटेड, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट है ना, बजटेड लिया जाएगा। यहां से मेरा प्रॉफिट आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा जनाब। ठीक है जी। तो ये पार्ट ए के तहत जो मुझसे कहा गया ना स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत पीएनएल बनाओ, तो ये मेरा पीएनएल का फॉर्मेट इतना सा बन रहा। फिक्स्ड कॉस्ट जो बजटेड है वो रेडीली अवेलेबल है। क्वेश्चन में फिक्स्ड बजटेड कॉस्ट रेडीली अवेलेबल है 16,50,000, 16,50,000। और एक्चुअल सेल्स वॉल्यूम ये भी क्वेश्चन में रेडीली अवेलेबल है 10,500। मुझे स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट चाहिए, वर्किंग वन बना लेते हैं। स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट। अब स्टैंडर्ड प्राइस मेरे पास है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएबल होती है, लेबर कॉस्ट वेरिएबल है, ओवरहेड फिक्स प्लस वेरिएबल दोनों हैं, तो क्या करूं? फिक्स निकाल दूं इसमें से। ठीक है जी। तो जनाब अब मुझे वर्किंग वन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए। वर्किंग वन में यहां पे बनाऊं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए, तो इसके लिए मैं कहूंगा जी मुझे स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट चाहिए, और इसमें से मैं लेस कर दूंगा स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो मुझे स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट मिल जाएगा। ऐसी कहानी है जी। स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट कितनी है जी? उसने कहा जी एक्चुअल और बजट दोनों सेम थी, प्राइस 2,000। अब जब स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट पे जाता हूं, तो एक तो डायरेक्ट मटेरियल है, गिवन है क्वेश्चन में, ये वेरिएबल ही होती है 790। एक डायरेक्ट लेबर है, ये भी वेरिएबल है, निकाल दो 450। एक है जी ओवरहेड, लेकिन इसमें फिक्स भी शामिल है, तो मैं वेरिएबल ओवरहेड लेना चाहता हूं। मेरे पास टोटल वेरिएबल ओवरहेड है, टोटल ओवरहेड है 360, इसमें से फिक्स निकाल दूं।
ये मेरी स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट है, स्टैंडर्ड टोटल ओवरहेड पर यूनिट है, इसमें से लेस करना है मुझे स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट, मतलब OAR फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट निकालना है। कैसे निकलेगा? बजटेड ओवरहेड डिवाइड विद बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइड विद बजटेड प्रोडक्शन करोगे तो स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट आ गया। ये मेरा स्टैंडर्ड टोटल ओवरहेड पर यूनिट है, इसमें से स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट लीजिए जनाब, ये माइनस कर दीजिए, तो ये वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट आ गया 210 निकाल दीजिए, स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा जी 550 यहां पे फीड होगा जनाब। टोटल कंट्रीब्यूशन 577 5000, इसमें से ये लेस करें तो आपका 4.25 4125 000। लीजिए जी, ये हमारे पास प्रॉफिट अंडर स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग आ गया। एग्जामिनर ने इसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी डिफरेंटली की हुई है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जैसे मर्जी प्रेजेंट कर दें। स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत प्रॉफिट मेजर करना, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के तहत प्रॉफिट मेजर करने का मतलब है एक्टिविटी लेवल, सेल्स एंड प्रोडक्शन लेंगे एक्चुअल और प्राइस एंड कॉस्ट लेंगे स्टैंडर्ड। ये है हमारी रिक्वायरमेंट। उसने कहा मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत, स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत P&L बनाओ, तो हमने मार्जिनल कॉस्टिंग का फॉर्मेट लिया, टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस फिर टोटल फिक्स कॉस्ट नेट प्रॉफिट। और चूंकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के तहत चल रहे थे तो प्राइस और कॉस्ट हमने कोई भी एक्चुअल नहीं ली, प्राइस एंड कॉस्ट हमने कोई भी एक्चुअल नहीं ली, सिर्फ हमने वॉल्यूम एक्चुअल लिया यहां पे। जी एनी क्वेश्चन? पार्ट ए हमने हल किया, स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत प्रॉफिट कैलकुलेट करना। अच्छा, इसका पार्ट बी क्या है कि रिकंसाइल द प्रॉफिट कंप्यूटेड अबव। इस प्रॉफिट को रिकंसाइल करना है किससे? विद एक्चुअल प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। इसका मतलब अब हमें एक्चुअल प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग भी चाहिए, हमें एक्चुअल प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग भी चाहिए, फिर हम रिकंसिलिएशन बना पाएंगे। तो हम रिकंसिलिएशन तो बना लेंगे कल, लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग ये आज कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। ये इस डाटा से एक्चुअल प्रॉफिट निकालने चलते हैं। एक्चुअल प्रॉफिट कैसे आएगा? एक्चुअल प्रॉफिट होगा भाई, अब इसमें हमने एक्टिविटी लेवल भी एक्चुअल लेना है और प्राइस एंड कॉस्ट भी एक्चुअल लेना है। ठीक हो गया, बात खत्म होगी। हमें प्राइस एंड कॉस्ट भी अब एक्चुअल लेने हैं। तो एक्चुअल प्रॉफिट की कैलकुलेशन क्या है? एक्चुअल प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए मुझे चाहिए मैं इसी पैटर्न पे अगर देखूं, एक्चुअल टोटल कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट, यहां से मैं नेट प्रॉफिट ले लूंगा। मैं ये एक्चुअल प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर रहा हूं जी। एक्चुअल
टोटल कंट्रीब्यूशन, अच्छा टोटल कंट्रीब्यूशन मेरा होगा एक्चुअल यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाइड विद एक्चुअल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अच्छा यहां पे देखिएगा, ये मेरी एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट है और ये मेरी एक्चुअल प्रोडक्शन, यहां से मेरी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकलती है एक्चुअल। प्राइस मेरे पास ऊपर अवेलेबल है, ये है मेरी एक्चुअल प्राइस पर यूनिट और यहां से मेरी एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकलेगी। तो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया इनटू एक्चुअल यूनिट सोल्ड, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन आ गया, यही होता है ना। तो मुझे एक्चुअल यूनिट्स सोल्ड मल्टीप्लाइड विद एक्चुअल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ये चाहिए। एक्चुअल यूनिट सोल्ड मेरे पास फिगर अवेलेबल है, कितनी भाई 10,500। एक्चुअल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए मैं वर्किंग बना लेता हूं जी, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन के लिए मैं वर्किंग बना लेता हूं। एक्चुअल कंट्रीब्यूशन कहां से आएगा, एक्चुअल प्राइस पर यूनिट माइनस एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। प्राइस पर यूनिट गिवन है 2000 और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 9280,000 प्लस 5425,000 प्लस 2975,000 डिवाइडेड विद 12,000। लीजिए जी यहां से एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट आ गई 1473। लीजिए जी लेस कीजिए, ये मेरा एक्चुअल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया 527। लीजिए जी एक्चुअल कंट्रीब्यूशन हमारा आ गया 527। मल्टीप्लाई कीजिए एक्चुअल 5533,500। लीजिए जी ये मेरा एक्चुअल कंट्रीब्यूशन आ गया। जी एनी क्वेश्चन, किसी बच्चे को कोई बात समझ नहीं आई पूछिए। हम एक्चुअल प्रॉफिट मेजर करने निकले हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत ही एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करना था हमने। एक्चुअल प्रॉफिट मेरा रहेगा एक्चुअल कंट्रीब्यूशन माइनस एक्चुअल फिक्स्ड कॉस्ट। एक्चुअल कंट्रीब्यूशन कहां से आएगा, एक्चुअल यूनिट सोल्ड इनटू एक्चुअल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। एक्चुअल यूनिट सोल्ड अवेलेबल हैं, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 527 मेरा आ रहा है। एक्चुअल कंट्रीब्यूशन टोटल मेरा कितना बना आ गया। से दिस वाज वर्किंग 2, फिक्स कॉस्ट के लिए वर्किंग 3 हम बनाएंगे। क्योंकि एक्चुअल कंट्रीब्यूशन माइनस एक्चुअल फिक्स कॉस्ट करेंगे तो यहीं से एक्चुअल प्रॉफिट आएगा मेरा। और एक्चुअल फिक्स कॉस्ट की कहानी यह लिखी हुई है भाई, अप्लाइड ओवरहेड एक्चुअल ओवरहेड से 2 लाख ज्यादा हैं। अप्लाइड ओवरहेड एक्चुअल ओवरहेड से 2 लाख ज्यादा हैं। इसका मतलब एक्चुअल ओवरहेड कितने हैं, अप्लाइड ओवरहेड माइनस 2 लाख। ये कहानी है ना, ये लिखा हुआ उसने कि अप्लाइड ओवरहेड एक्चुअल ओवरहेड से 2 लाख ज्यादा है, तो अप्लाइड ओवरहेड में से 2 लाख निकाल दो, एक्चुअल ओवरहेड आ जाएंगे। और अप्लाइड ओवरहेड कितने हैं, OAR इंटू एक्चुअल प्रोडक्शन। बिल्कुल ठीक होगा जी, OAR इंटू एक्चुअल प्रोडक्शन। OAR कितना था, 16,50,000 बटा 11,000, यही किया था ना हमने। ये फिक्स ओवरहेड का OAR था, मल्टीप्लाइड विद एक्चुअल प्रोडक्शन 12,000। ये अप्लाइड ओवरहेड आ गए माइनस 2 लाख, एक्चुअल एफओएच 16 लाख। $16 लाख एक्चुअल ओवरहेड यहां पे माइनस कर दो तो आपको मिल जाएगा एक्चुअल नेट प्रॉफिट 3933,500। ये गड़बड़ क्यों होगी क्या,
ये सोल्यूशन में गड़बड़ क्यों आ गई? राउंडिंग ऑफ का फर्क तो नहीं है? जरा जरा देखते हैं, जरा राउंडिंग ऑफ का फर्क तो नहीं है। ये कितना 2 डेसिमल पर जाइए इसका जरा। ये कॉस्ट 2 डेसिमल पर जाइए 1473.33। तो ये कितना बना? 526.67। ये तो चलें, ये फिगर क्या बनी? 30035। और इसकी मदद से ये कंट्रीब्यूशन, ये क्या प्रॉफिट क्या आया? 393,035। मैच क्यों नहीं कर रहा? क्या गड़बड़ कर दी मैंने? फॉर्मेट तो मैंने बदला है, लेकिन जरा सोचिए इसमें कोई हमने गलती तो नहीं की? एक्चुअल प्रॉफिट की कैलकुलेशन में एक्चुअल यूनिट सोल्ड हमारे ठीक हैं, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मैंने एक्चुअल प्राइस माइनस एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट से ली। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यही बनता है, ये आ गया हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन, ये आ गया हमारा फिक्स कॉस्ट, तो नेट प्रॉफिट तो यही बनना चाहिए। जी बेटा 393 एक्चुअल प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा बिल्कुल ठीक हो गया। मैं अच्छा फिगर कोई और 3930000 आ रहा है। राउंडिंग ऑफ का मार्जिनल सा फर्क होगा 3930। ये आगे भी 00 आ रहा था, 35 रुपीज का राउंडिंग का डिफरेंस है। बिल्कुल ठीक हो गया जी, मुझे ऐसे ही कंफ्यूजन लगी थी जी। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल जी? जी बेटा क्लोजिंग इन्वेंट्री को इसलिए नहीं लिया कि मैंने यहां पे सेल यूनिट्स लिए हैं, प्रेजेंटेशन का फर्क है। उसने प्रोडक्शन कॉस्ट 12,000 की ली तो बीच में से 1500 का क्लोजिंग स्टॉक लेस करना पड़ा, बट मैंने तो यहां पे कंट्रीब्यूशन में प्रोडक्शन कॉस्ट भी 10,500 की ली है। 10,500 का रेवेन्यू, 10,500 की कॉस्ट, 10,500 का कंट्रीब्यूशन। क्लोजिंग स्टॉक की यहां जरूरत ही नहीं है भाई। वो अल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन है कि आप प्रोडक्शन कॉस्ट लो 12,000 की, फिर 1500 की क्लोजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस कर दो ताकि आपकी 10,500 की प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाए। मैंने इसको स्मार्ट फॉर्मेट पे प्रेजेंट किया क्योंकि ओपनिंग स्टॉक तो था नहीं यहां पे। तो जनाब आज के लिए इतने ही, बाकी कल इंशाअल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे सवाल को और आगे मजीद सवालों की तरफ चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।